ये वाली गीली। कल 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मिजोरम के नतीजे जो हैं वो 4 तारीख को आएंगे। लेकिन सोचिए, पहले एमपी में किस तरह से कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की साख पर और प्रशासन पर। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, जिसको अरुण सुभाष यादव और तमाम कांग्रेस के नेता शेयर कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा वायरल है। कहा जा रहा है कि बालाघाट में पहले आपने देखा था कि 3 के बदले पहले ही बंडल लग रहे थे पोस्टल बैलेट। बालाघाट के बाद उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे माहिदपुर विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी मिली है। सोचिए, एक एक वोट से काउंटिंग होती है और इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जो अधिकारी आज गड़बड़ी कर रहे हैं उनको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सबका हिसाब बराबर करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3 दिसंबर को क्या होगा ये तो मतपेटी में छुपा हुआ है, बैलेट बॉक्स में छुपा हुआ है, ईवीएम में छुपा हुआ है। लेकिन सोचिए, सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें वायरल हो रही है। किस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है, बैलेट पेपर को लेकर गड़बड़ियां आ रही है। और सोचिए, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जब वहां के अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपने देखा था बालाघाट में कैसे मतपेटी गिने जा रहे थे, पोस्टल बैलेट गिने जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम बंडल लगा रहे थे। 2 अधिकारी सस्पेंड हुए। उसके बाद अब उज्जैन की तस्वीरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वहां भी सील टूटी मिली है। आप कल्पना कीजिए, जब कांग्रेस और बीजेपी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में अधिकारियों की ये हालत है, तो जहां दलित पिछड़े चुनाव लड़ते हैं उनकी पार्टियां सपा बसपा के साथ क्या करते होंगे, ये लोग आरजेडी जेडीयू के साथ क्या करते होंगे, यूपी में क्या क्या हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जब तक हर जगह डाइवर्सिटी नहीं होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। और सोचिए, तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता चुनाव आयोग के खतरे में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो शंका पैदा करती है। और कल इसके नतीजे आने हैं। लेकिन सवाल है कि पहले बालाघाट में पहले ही क्यों मतपेटी को तोड़ा गया था, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, अब मतपेटी की सील टूट चुकी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह के हालात हैं। जो अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखें, कांग्रेस की अगली सरकार एक एक पाई का हिसाब करेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कुछ धमकाने वाले अंदाज में ये अधिकारियों को कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, मध्य प्रदेश उज्जैन कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्र की पेटी की सील टूटी पाई गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशियों ने वहां मौजूद अधिकारियों से सवाल किया कि मतपत्र की पेटी का सील क्यों टूटा है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में गिनती से पहले ही धांधली शुरू हो गई है? तो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा ये खबरें वायरल है। कल गिनती है, लेकिन आज ही लोग जो हैं इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। अब आते हैं कल के रिजल्ट पर। सोचिए, एग्जिट पोल ने दिखाना शुरू कर दिया। इसको लेकर कमलनाथ ने कहा है कि दरअसल एग्जिट पोल अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए होता है, ताकि अधिकारी माइंडसेट बन जाए और वहीं कार्यकर्ताओं में निराशा फैल जाए। आप कल्पना कीजिए कि सवर्ण लीडरशिप वाली दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उन पार्टियों के साथ क्या करते होंगे अधिकारी या सिस्टम, जो गैर सवर्ण पॉलिटिकल पार्टी है। जब सपा चुनाव लड़ती है, बसपा लड़ती है, मेन कंटेंडर हो बीजेपी के मुकाबले या कांग्रेस के मुकाबले, जब आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, डीएमके हो, तो सोचिए, इस देश में जातिवाद एक सच्चाई है और आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वही जातिवाद के नाम पर जिन लोगों ने मलाई खाई है, वही जातिवाद उनके लिए नासूर बन रहा है। और ये आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में देखना पड़ेगा। मिजोरम में अब 3 के बदले 4 तारीख को नतीजे आएंगे और वहाँ तो कोई ट्राइबल ही मुख्यमंत्री होगा। ये गांठ बांध दीजिए। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट के मूल निवासियों में, आदिवासियों में किस तरह की जागरूकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मणिपुर के घटना के बाद जिस तरह से मिजोरम में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी शेयर नहीं कर सकता हूँ, मंच शेयर नहीं करूँगा। मणिपुर में ट्राइबलों के साथ जो हो रहा है वो जग जाहिर है और पूरे ट्राइबल समाज एकजुट है। बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ लिया और नतीजा यह है कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को 40 विधानसभा में चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट तक नहीं मिले। ये मिजोरम की स्थिति थी। अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में मायावती जी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की पार्टी है एक, उसके साथ गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ा है और उस चुनाव का असर पार्टियों पर दिख रहा है और कांग्रेस और बीजेपी में मामला फंसा हुआ है और हो सकता है कि सत्ता की चाबी मायावती के पास अगर आ गए तो आपको कोई हैरत नहीं होगी। बहुत ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा है और वहाँ पामगढ़ में उनके विधायक भी रहे हैं। दाऊराम रत्नाकर उनके बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं और बहुत मेहनती हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां हुई है, आकाश आनंद, रामजी गौतम, अशोक सिद्धार्थ, ये सब वो बड़े नेता हैं जिन्होंने वहाँ लगातार काम किया है। तो वहाँ अगर 1 दर्जन या 10 सीटें आती है बीएसपी को तो सत्ता की चाबी उसी के पास मानी जाएगी और सबसे बड़ा मैसेज होगा कि किस तरह से अब बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन दलों को ही वोट देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी ने वहाँ बहुजनों को बहुत कम टिकट दिया था सवर्णों के मुकाबले। वहीं मध्य प्रदेश में भी नेक टू नेक फाइट दिख रहा है और ऐसे में अगर सपा, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी तीनों चुनाव लड़ रही है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नामांकन में ही ये पार्टियां 2-2 लाख 1.5 लाख लोगों को भीड़ जुटा पाई थी। अगर ऐसे में वहाँ 10 से 15 सीटें इन पार्टियों के हिस्से में आती है तो फिर सरकार न कांग्रेस की बनेगी न बीजेपी की बनेगी। वहीं तेलंगाना में आरिश परवीन ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, 10 सीटें जो है वहाँ वो निर्णायक हो सकता है और बीआरएस बीआरएस है वहाँ क्या, जिसके मुख्यमंत्री हैं अभी और केसीआर, और उसके बाद वहाँ कांग्रेस में मुकाबला है, बीजेपी रेस में है नहीं। तो आरिश परवीन भी वहाँ कोई मिरेकल कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और राजस्थान में भी यही स्थिति है। राजस्थान में तो अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 से 5 सीटों का अगर दोनों दलों के बीच अंतर हुआ तो बीएसपी और आरएलपी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है वो बड़ा खेल कर सकती है। तो मैं फिर इसका इम्पैक्ट बता दे रहा हूँ। अगर कल सारी की सारी सीटें अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है और बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी जीतती है तो बहुजन समाज के लिए बड़ा धक्का होगा और बीजेपी के आने के बाद सोशल जस्टिस की लड़ाई, ओबीसी जनगणना की लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी और मंदिर और धर्म की राजनीति जो है और मजबूत होगी। वैसे 4 दिसंबर से संसद का सत्र है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जाति जनगणना कराई जाए, जो कि सबसे बड़ी डिमांड है जनता की, बहुजन समाज की, उसको कराई जाए। अखिलेश यादव जिस तरह से विधानसभा में बोले हैं, पल्लवी पटेल बोली हैं, तो नेताओं के सुर तो बदल रहे हैं। बहुजन नेता अपने मुद्दों पर अब कम से कम बोलने लगे हैं और उसको और गति मिलेगी अगर बीजेपी हार जाती है तो। अगर बीजेपी हारती है तो मंदिर, मस्जिद, धर्म की राजनीति और आगे बढ़ेगी। अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो सोशल जस्टिस का आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाया है, ओबीसी को मुद्दा बनाया है, लेकिन उतना तेज भी नहीं है। ये पक्ष विपक्ष में करते रहते हैं। असली लड़ाई तब एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की शुरू हो जाएगी अगर इन तीनों राज्यों में सपा, बसपा, एएसपी, आरएलपी इन दलों के पास कुछ सीटें आती है और सरकार बनाने में इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि बहुजन समाज अब बहुत जागरूक हुआ है और वो सवर्ण दलों को वोट करने से परहेज कर रहा है और इसका सीधा सीधा असर 2024 में भी पड़ेगा। अगर कांग्रेस तीनों राज्य में जीतती है तो इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा, कांग्रेस की मोनोपोली हावी होगी और बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। अगर बीजेपी जीत जाती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे जाएगा। तो प्लस भी है, माइनस भी है। लेकिन वहीं अगर इन तीनों राज्यों में मिलीजुली सरकार बनती है, बीएसपी, एएसपी, आरएलपी और ये सपा के हाथ में चाबी आ जाती है बाय द वे, तो समझ लीजिए कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी की राजनीति चलेगी, बढ़ेगी। नहीं तो टीवी अखबार बीजेपी के जीतते ही साफ साफ लिखेगी ओबीसी का मुद्दा खत्म, हवा, मंदिर, धर्म, हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है। वो लिखेंगे और साफ साफ कहेंगे कि ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया है, जीतेगी भी तभी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत क्रूशियल चुनाव है 2024 के मुकाबले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं मतपेटी को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर, आप कल्पना कीजिए कि जब 2 सवर्ण दलों में टसल है, मुकाबला है, तब इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। बहुजन दल जब मैदान में होते हैं तो जो अधिकारी के, जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी हैं वो क्या करते होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम संवैधानिक संस्थाएं तभी ईमानदारी से काम करने लगती हैं, नियम कानून से काम करने लगती है और नियम कानून के खिलाफ जाकर जातिवाद दिखाती है जब कभी लालू यादव को हराना हो, मायावती को हराना हो, अखिलेश यादव को हराना हो, शिबू सोरेन
हेमंत सोरेन को हराना हो। टीएन शेषन कभी ईमानदार नहीं था, उसने वो तमाम नियम अप्लाई किए जो लालू यादव पर किया गया। जानबूझकर चुनाव हराने के लिए उस तरह के प्रावधान किए गए, क्योंकि इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके राजनीतिक रसूख से, उनके सोशल रसूख से, उनकी संपत्ति से, उनके संवैधानिक अधिकारों से इस देश में जो मनुवादी लोग हैं उनको जलन होती है। वो सोचते हैं कि जो कल तक ज़मीन पर बैठता था वो हमारे बराबर में क्यों बैठा है। तो जातिवाद इस देश की सच्चाई है। इसलिए इस देश की मनुवादी मीडिया, इस देश में मीडिया सबसे अंतिम किला है जहां अभी भी जातिवाद पूरी तरह से कायम है। बाकी हर जगह छुपा है, वहां कायम है। और इसीलिए जब कोई तिवारी आरोपी गिरफ्तार होता है ईडी का तो उसकी जाति नहीं बताई जाती, टाइटल पूरा नाम भी नहीं लिखा जाता है। और जब कोई मीना, कोई SC ST OBC के लोग गिरफ्तार हो जाए तो बाकायदा उनका टाइटल लिखकर उनकी जाति बताई जाती है। तो ये है मीडिया का चरित्र, ये है इस देश का जातिवाद। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो जितना ज़्यादा पावर में है, जितना सक्षम है, वो उतना महीन जातिवाद करता है। और जो शोषित पीड़ित समाज जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना उस जातिवाद के खिलाफ लड़ता है। तो जातिवाद जो है अब वो सिस्टम में बैठे लोगों को, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सत्ता में बैठे लोगों को, स्पोर्ट्स, सिनेमा में बैठे लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, मजदूर हो जाइए, आपको वो बाबू सोना कहेंगे। जब आप उनके बराबरी वाले फील्ड में जाने लगेंगे तो वो आपके साथ जातिवाद करेंगे। जातिवाद एक महीन बीमारी है, महीन खेल है, जिसको समझने के लिए कम से कम पढ़ा लिखा आपका होना या सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद से गरीब प्रभावित नहीं होते हैं, जातिवाद से अमीर प्रभावित होते हैं जो जातिवाद के लाभार्थी नहीं हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपको क्या लगता है 3 राज्यों में क्या होगा और क्या चुनाव आयोग कभी फिर टीएन शेषन की तरह हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।